सो फाइनली फाउंडेशन का सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है। मैंने इसका सीजन 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी मेरी वाली, तो यार वो लोग जाके देख लेना। सो फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है सीजन 1 के एंडिंग से, जहाँ गेल को पता चलता है कि सेल्वार उसकी बेटी है और वो उसे ढूंढने सिनेक्स पर आई है। और यहाँ पर अपने को बताया जाता है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता गया सिनेक्स की टेरिटरी श्रिंक होती गई। और ऐसी सेम चीज़ हुई है एम्पायर के साथ। जैसे जैसे फाउंडेशन बढ़ता गया वो एम्पायर के आसपास के ग्रहों को खत्म करता गया और एम्पायर धीरे धीरे श्रिंक होता गया। खैर, तो इसके बाद अपने को डे यानी क्लियॉन 13 और ईटो को दिखाते हैं और ये दोनों सेक्स कर रहे होते हैं। तभी ब्लैक एंजल आकर क्लियॉन पर हमला करते हैं और इनमें फाइट होती है। बट लास्ट में क्लियॉन और ईटो उन्हें मार देते हैं। बट इन सब में क्लियॉन घायल हो जाता है। नाउ क्लियॉन को लगता है कि इन सब के पीछे उसके भाइयों का हाथ है और इसमें उनके साथ कोई अंदर के व्यक्ति भी शामिल है, क्योंकि उनमें से एक सर्वेंट के रास्ते से आया था। इसलिए क्लियॉन अपनी शैडो मास्टर को मार देता है। क्लियॉन को अपने भाइयों पर शक होता है। इसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला कि उन दोनों को ईटो और क्लियॉन का रिश्ता सही नहीं लगता। उन्हें लगता है कि क्लियॉन अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है। और दूसरा, क्लियॉन डेमिनियन की क्वीन सेरस से एक टेम्परेरी शादी करने वाला होता है, जिस बात को लेकर ये दोनों खुश नहीं होते हैं, क्योंकि क्लियॉन फर्स्ट ने ये रूल बनाया था कि उसका कोई भी क्लोन शादी नहीं करेगा। इसलिए क्लियॉन डॉन से बोलता है कि उन दोनों की भी मेमोरी की जांच होगी। बट डॉन बोलता है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। खैर, तो डस क्लियॉन से पूछता है कि वो ईटो के साथ क्यों सो रहा है, और क्लियॉन का आंसर होता है कि फर्स्ट क्लियॉन भी उसके साथ यही करता था, तो वो क्यों ना करे। और वैसे भी शुरुआत उसी ने की थी और वो भी काफ़ी मज़े ले रही है। और अच्छा हुआ कि वो उसके साथ उसके बेडरूम में थी, नहीं तो वो मारा जाता। डस्क बोलता है कि छानबीन करने के लिए किसी बाहरी कंपनी को अपॉइंट करो, क्योंकि अंदर की सिक्योरिटी या तो इसके लायक नहीं है या फिर वो इन सब में मिले हुए हैं। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि क्वीन सेरत का काफिला ट्रेंटोर पहुंचता है और सेरत क्लियॉन से मिलती है और फिर ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तभी यहाँ ईटो आती है और वो क्लियॉन से बोलती है कि उसे उससे बात करनी है। देन ईटो इन्हें बताती है कि उन्हें स्पेस में एक बॉडी मिली है जो 100 सालों से ज़्यादा वक्त से स्पेस में कहीं घूम रही थी, जो कमांडर डॉर्विन की है, जिसे क्लियॉन 12th ने कॉम्स की जांच करने के लिए आउटर रिच पर भेजा था, जो टर्मिनस पर ऑफलाइन हो गया था। रिपोर्ट के हिसाब से उनका शिप आग में तबाह हो गया था, जिसमें सारे लोग मारे गए थे। बट इसकी कोई छानबीन नहीं हुई थी। बट अब उन्हें एक मैसेज मिला है जिसे डॉर्विन ने मरने से कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड किया था। इसमें डॉर्विन बताता है कि एनेक्रियन आर्मी ने कॉम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनके लोग मारे जा चुके हैं और उन्होंने टर्मिनस पर हमला कर उनमें से कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। और उन्होंने इन्विक्टस नाम के एक वॉरशिप को ढूंढ लिया है जो अभी भी जंप करता है और अभी भी एक्टिव है। बट इससे पहले कि डॉर्विन और कुछ बता पाता, फारा आकर उसे मार देती है। ईटो बोलते कि ये मैसेज मिलने के बाद उसने उनकी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट चेक की है और एज ऑफ द गैलेक्सी में अलायंस के रूमर्स हैं। डे समझ जाता कि इन सब में हैरी सेल्डन का हाथ है और उसका फाउंडेशन कभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो बढ़ता गया है। नाउ अब डस्क चाहता कि वो लोग उन पर हमला करके उन्हें मार दें, बट ईटो उसे ऐसा करने से मना करती है। ईटो बोलते कि पहले इसकी छानबीन होनी चाहिए, केवल एक शक के आधार पर हमला करना सही नहीं है। वो एनेक्रियन और थेस्पियन पर हमला करने वाला काम दोबारा नहीं कर सकते। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग फाउंडेशन को मरने का नाटक करने देंगे और ये पता लगाएंगे कि उनका प्रभाव कितनी दूर तक फैल चुका है। खैर, तो गेल को एक विजन आता है और वो सेल्वर को बताती है कि उसे कभी कभी सपने आते हैं जिसमें वो उन चीज़ों को देखती है जो फ्यूचर में होने वाले हैं। बेसिकली वो फ्यूचर देख सकती है। सेल्वर बोलती है कि उसे भी उनके पास्ट के सपने आते हैं और सेल्वर गेल से पूछती है कि उसने अब तक रेडियंट को एक्टिवेट क्यों नहीं किया। गेल बोलती है कि उसके पास राइट टूल नहीं है, मतलब उसे नहीं पता कि इसे कैसे एक्टिवेट किया जाता है। बट सेल्वर को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि सेल्वर ने अपने विजन में देखा था कि गेल को पता होता है कि उसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है। और गेल सेल्वर को बताती है कि उसने हैरी को प्राइम रेडियंट के अंदर कैद किया हुआ है। और यहाँ अपने को दिखाते हैं कि हैरी प्राइम रेडियंट के अंदर कैद होता है और हैरी समझ जाता है कि वो किसी 4th डायमेंशन वाली जगह में कैद है, जिसका 3 डायमेंशन शैडो बनता है। हैरी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो नहीं निकल पाता। और फिर हैरी को उसकी वाइफ याना दिखाई देती है, बट हैरी समझ जाता है कि वो उसकी वाइफ याना नहीं है और ये लेडी एक्चुअल में प्राइम रेडियंट होती है, जिसके अंदर हैरी कैद होता है। और ये यहाँ पर याना का रूप लेकर आई होती है, क्योंकि हैरी को काफ़ी सालों से कैद में रखा गया है और उसे एक फेस की ज़रूरत है जिस पर वो यकीन कर सके। बट रेडियंट की बातों में हैरी को एक रिदम नज़र आता है जिसे गेल ने बोला था और वो समझ जाता कि ये सब गेल का काम है, उसी ने उसे यहाँ कैद किया हुआ है। पहले वो वॉल्ट में कैद था और अब वो प्राइम रेडियंट में कैद है। रेडियंट हैरी को बोलती कि उसके जाने का वक्त आ गया है, बट वो उसे बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि उसने उसे कैद नहीं किया है। उसके माइंड डैमेज हो गया है और वो काफ़ी लंबे टाइम से डैमेज है।
वो बस उसे ठीक करने में उसकी मदद कर रही है और अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे सोचना होगा। हैरी बोलता है कि वो अभी 4 डायमेंशन में नेविगेट नहीं कर सकता। तभी हैरी को याद आता है कि बचपन वो अपनी मॉम के सामने 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट बनाता था और शैडो 2 डायमेंशन में होता था और हैरी समझ जाता है कि वो 4 डायमेंशन को कम कर सकता है और फिर हैरी 4 डायमेंशन को अनफोल्ड करके उसे 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करता है और प्राइम रेडियंट से बाहर निकल जाता है। बट जाने से पहले रेडियंट उसे बोलती है कि उसके बाहर निकलने के बाद वो लोग उसके अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे। खैर, तो सिल्वर के मन में डाउट होता है कि अगर हैरी प्राइम रेडियंट में कैद है तो फिर टर्मिनस पर कौन था। गिल बताती कि हैरी ने अपनी दूसरी कॉपी बनाई होगी क्योंकि यहाँ पहुंचते वक्त एक डेटा स्टोरेज डिवाइस में उसकी एक दूसरी कॉपी थी, बट जब वो सो रही थी उसने उसे प्राइम रेडियंट में ट्रांसफर कर दिया था। सिल्वर बोलती कि हैरी ने फाउंडेशन को बनाया था और उसका प्लान काम कर रहा है। गेल बोलती कि हैरी अपने प्लान के लिए हर किसी को सेक्रीफाइस कर देता है। वो उसे जितना जानती है वो उसे नहीं जानती, वो हमेशा अपने अंदर कुछ छिपा कर रखता है। सिल्वर बोलती कि वो लोग 138 साल बाद उठे हैं, उन्हें कैसे पता होगा, शायद तबाही हो चुकी होगी और उन्हें जानना चाहिए कि गैलेक्सी किस पोजीशन में है। और फिर गेल प्राइम रेडियंट को एक्टिवेट करती है और गेल सिल्वर को बताती कि जो उसे रेड नोट दिख रहा है उन्हें पहले वाले क्राइसिस को दिखाता है जिसे उसने ठीक करने में मदद की थी। और अब वो लोग 138 साल आगे बढ़ चुके हैं और अब फिर से एक दूसरा क्राइसिस आने वाला है और ये पहले से ज़्यादा बड़ा होगा। और यहाँ पर अपने को 2 लाइन दिखाते हैं। ब्लू लाइन वो ट्रेजेक्टरी होता है जिसे इंसानों को फॉलो करना चाहिए था, वो फ्यूचर जिसके बारे में हैरी ने कैलकुलेट किया था। और रेड लाइन वो होता है जो पिछले क्राइसिस के बाद बना था, जो इनकी एक्चुअल पोजीशन थी। मतलब इनका प्लान अलग रास्ते में चल रहा है और दूसरे क्राइसिस के बाद एक तीसरा क्राइसिस आएगा और अगर ये लोग उसे हैंडल नहीं कर पाए तो फिर हजारों क्राइसिस आएंगे। और हैरी ने जो एज ऑफ डार्क का फोरकास्ट किया था वो लंबा होगा, इतना जो शायद कभी खत्म ना हो। खैर, तो गेल और सिल्वर देखते कि सिनेक्स पर कुछ भी नहीं बचा, सो इन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, बट इसके लिए इन्हें शिप को सरफेस पर लाना होगा। सिल्वर बोलती है कि अगर वो सीपीयू तक पहुँच जाए तो वो उसे रिबूट करके इंजन क्लीन कर सकती है, जिससे शिप तुरंत सरफेस पर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो नीचे जाकर इंजन के रिबूट होने तक सांस नहीं रोक पाएगी क्योंकि इसमें उसे 4 से 5 मिनट लगेंगे। सो गेल बोलते कि वो उसके साथ नीचे जाएगी और वहाँ पहुँचने के बाद वो उसे थोड़ी सी सांस दे सकती है। और फिर ये दोनों नीचे जाते हैं और सिल्वर इंजन को रिबूट करती है और इनका शिप पानी के ऊपर आ जाता है। बट शिप में कुछ प्रॉब्लम होती है इसलिए शिप स्टार्ट नहीं होता। सिल्वर प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रही होती है बट वो बाइनरी कोड में होता है। सो सिल्वर गेल को बोलती कि उन्हें हैरी को बाहर निकालना होगा क्योंकि वो एक डिजिटल गोस्ट है और वो ये काम सेकंड में कर सकता है। हालांकि ये रिस्की होता है बट इनके पास ये एक लौता रास्ता होता है यहाँ से बाहर निकलने का। बट तभी वहाँ हैरी आ जाता है और वो गेल को बोलता है कि वक्त आ गया है कि अब वो दोनों एक दूसरे का सामना करें और एपिसोड 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।